चलो ठीक है, देखो। हाँ, सो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन एलआर सर्किट इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस 100 ओम, कितने वोल्ट की बैटरी लगाए वहां पे, 50 वोल्ट की बैटरी लगाए हमने। देन फाइंड द टाइम व्हेन करंट इन द सर्किट रीचेस टू 0.3 एम्पियर, आल्सो फाइंड मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये किसका क्वेश्चन है बेटा, करंट ग्रोथ का क्वेश्चन है ये, है ना। मतलब जैसे ये एलआर सर्किट हमने बना दिया, ये रेजिस्टेंस लिया मैंने यहाँ पे, ये इंडक्टर लिया मैंने, है ना, और यहाँ पे एक की लगा दिया और फिर बैटरी कनेक्ट कर दिया ऐसा। ठीक है, बैटरी कितने वोल्ट की है, 50 वोल्ट की बैटरी है। ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 200 मिली हेनरी। ठीक है, ये की लगा दिए, अब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ करंट ग्रोथ। तो जब भी हम लोग एलआर सर्किट को डिस्कस करेंगे, हमें क्या चाहिए रहेगा यहाँ पे, सबसे पहले तो चाहिए रहेगा टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट कितना है सर्किट का, ये निकाल लो। इंडक्टेंस की वैल्यू 200 मिली हेनरी डिवाइडेड बाय 100 ओम। सॉल्व करने पे टाइम कांस्टेंट कितना आ गया निकलकर, 2 मिली सेकेंड। ठीक है, इट इज 2 मिली सेकेंड, मिली बना रहेगा, और हेनरी पर ओम दैट इज इक्वल्स टू सेकेंड, है ना। तो 2 मिली सेकेंड इज द टाइम कांस्टेंट। एंड सर्किट में मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा, मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट, और ये कब होता है, t टेंड्स टू इंफिनिटी पे होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, v नॉट अपॉन r होती है। इट विल बी 50 डिवाइडेड बाय 100 एम्पियर। तो ये सॉल्व करने पे कितना आ गया बेटा, आई नॉट की वैल्यू सर्किट में 0.5 एम्पियर। ठीक है, करंट ग्रोथ का फार्मूला कितना होता है, क्या होता है करंट ग्रोथ का फार्मूला, बोलो जल्दी से, करंट ग्रोथ का फार्मूला क्या रहता है, करंट ग्रोथ का फार्मूला, हाँ, I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। तो यहाँ पे क्वेश्चन में करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बढ़कर, सारे डेटा आपको पता चल गए, 0.3 एम्पियर आना चाहिए। अभी मैं ऐसा लिख देता हूँ, I इक्वल्स टू, इट इज 0.5 एम्पियर, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 मिली सेकेंड। ठीक है, इसके बाद में ये करंट कितना होना चाहिए, सिंस गिवन दैट हमें I की वैल्यू निकालना है, ये 0.3 एम्पियर कब हो रही है ना, व्हेन t की वैल्यू कितनी है ना, t की वैल्यू में करंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है कि 0.3 एम्पियर कब हो रही है। समझ गए, समझ गए कि नहीं, करंट की वैल्यू इतनी कब हो रही है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे आ जाएगा बेटा, अब यहाँ पे ये देखो वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो 0.3 एम्पियर इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 2 मिली सेकेंड। तो सॉल्व कर दोगे, 1 माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 2 मिली सेकेंड, इट विल बी किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, इट विल बी 0.3 डिवाइडेड बाय 0.5, आंसर आ जाएगा कितना ये, इट इज 0.6। थोड़ा और रीअरेंज कर देते हैं हम लोग, तो e टू द पावर माइनस t अपॉन 2 मिली सेकेंड इज 1 माइनस 0.6। ठीक है, एंड इट विल बी 0.4, मतलब 4/10 या 2 अपॉन 5। ठीक है, इसको पलट के लिख दो, e की पावर t अपॉन 2 मिली सेकेंड, तो ये बन जाएगा 5/2। और अब क्या कर लो, दोनों तरफ लॉग ले लो। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, बस मैं कैलकुलेट करते गया हूं बेटा। दोनों तरफ अगर लॉग लोगे 2 मिली सेकेंड, इधर पे भी हो जाएगा नेचुरल लॉग 5/2, इसको ऐसे छोड़ देना, वैल्यू नहीं पता है, गिवन नहीं है। जो पावर होती वो सामने आ जाती, t अपॉन 2 मिली सेकेंड इज इक्वल टू लॉग 5/2। तो ये टाइम निकल के आ गया 2 मिली सेकेंड इंटू लॉग ऑफ 5/2। ठीक है,
ये आंसर आ गया बेटा करंट का। तो सर्किट में कितनी देर के बाद करंट बढ़कर, अब अगर आपको log 5/2 की वैल्यू पता है तो स्विच क्लोज करने के बाद इतनी देर बाद सर्किट में करंट की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को ऐसे डील करते हैं, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए इसको? हेलो, समझ गए? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, चलो फटाफट नोट कर लो इसको, जल्दी से फटाफट नोट कर लो। सर हाँ बोलो। सर वो एक बार 0.6 बताना कैसे आया? अरे भाई 0.3 अपॉन 0.5 डेसिमल हट गया, 3/5 कितना बचेगा? 0.6 बचेगा ना। सर फिर एक ही डेसिमल तक क्यों दिया? और कितने डेसिमल तक ले लेते हैं, बराबर तो है, पूरा हाँ खत्म सर। रहेगा। हाँ देखिए 3/5 लिख सकता हूँ क्या मैं? अब ये 3/5 का मतलब कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा ना। ठीक है, समझ गया? हाँ सर। ठीक है, ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर वो e टू द पावर माइनस टी अपॉन 2 मिली सेकेंड्स का 2/5 का 5/2 कैसे हो, वो बता। ये यहाँ पे पावर माइनस में है और इधर 2/5 है, तो इसको पावर माइनस में खत्म करना मतलब ये डिनोमिनेटर में लिखोगे और फिर बराबर करोगे, तो इसको पलट दोगे तो माइनस साइन हट जाएगा। यहाँ पे रुक जा, बता देता हूँ। यहाँ पे इसको नोट करो एक बार और बता देता हूँ ये कैसे गया है ना। हेलो, ठीक यस है, सर। ओके। आंसर हो गया क्या बेटा लिखा है? हेलो, हो गया लिखकर? यस सर। देखो यहाँ पे e की पावर माइनस टी अपॉन 2 मिली सेकेंड है, इसको चाहो तो टाउ लिखा रहने देते आप, और ये कितना यहाँ पे 2/5 है। यहाँ माइनस साइन है तो इसको क्या करोगे? 1/e की पावर t अपॉन 2 मिली सेकेंड लिखोगे, इक्वल्स टू 2/5। अभी समझ गए कि नहीं कैसे आ गया? e की पावर t अपॉन 2 मिली सेकेंड इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो फिर? 5/2। अभी समझ गया कि नहीं? हेलो, समझ गए अभी बेटा? अभी समझ गए? हाँ सर हाँ बोलो। सर वो ऊपर में जो एच और वो होम है उसमें कैसे कटा तो सेकंड आया? अरे ये L अपॉन R है ना,
तो ये मिली एज इट इज रहेगा, और हेनरी अपॉन ओम किसके बराबर होगा? ये हेनरी अपॉन ओम इज इक्वल टू सेकंड होता है, ठीक है। तो ये मिली एज इट इज रहेगा, और एल अपॉन आर, एल की वैल्यू 200 दी है और आर की वैल्यू 100 दी है, वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। यस सर। हाँ ओके, हो गया क्या? हाँ सर। हो गया सभी का लिख कर? यस सर। ठीक है। अभी इसी क्वेश्चन में ना हम कुछ और चीजें कैलकुलेट करते हैं। t इक्वल्स टू 0 पे सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा? इसी क्वेश्चन में t इक्वल्स टू 0 सेकंड में कितना करंट फ्लो होगा? अच्छा अभी क्या निकालने का बचा है यहाँ पे? मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सर्किट मतलब इंडक्टर के पास में कितनी एनर्जी स्टोर होगी, एंड इट विल बी हाफ ऑफ एल आई नॉट स्क्वायर, हाफ ऑफ इसकी वैल्यू है 200 मिली हेनरी। करंट कितना आया था बेटा? आई नॉट की वैल्यू कितनी आई थी? आई नॉट की वैल्यू कितनी थी? 0.5 का होल स्क्वायर, है ना। तो अब सारा डेटा तुम्हारा एसआई सिस्टम पे अगर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 इंटू 0.25, और ये आंसर अब आपका काय में बन जाएगा? जूल में बन जाएगा, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल और ये डेसिमल हट जाएगा। आंसर विल बी 25 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल, या 25 मिली जूल इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सर्किट, ठीक है। इतनी एनर्जी इस सर्किट में स्टोर रहेगी। फिर अब इसमें एक और है कि t इक्वल्स टू 0 पे कितना करंट फ्लो होगा? नाउ एट t इक्वल्स टू 0 पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट? 0, मतलब सर्किट पे करंट जाएगा नहीं। एंड एट t टेंड्स टू इंफिनिटी पे सर्किट पे करंट की वैल्यू कितनी हो जाती है? I इक्वल्स टू आई नॉट v नॉट अपॉन r, है ना, समझ गए। और v नॉट अपॉन r मतलब 0.5 एम्पियर। दिस इज द मैक्सिमम करंट फ्लो इन द सर्किट। तो मैक्सिमम करंट कब फ्लो होता सर्किट में? जब आपने स्विच को क्लोज किया, काफी देर तक छोड़ दिया, ठीक है, तो फिर स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। उस टाइम पे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, समझ गए। उस टाइम पे सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, समझ गया बेटा? हेलो, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि यस नहीं? सर। ठीक। डन सर। हो गया क्या? यस सर। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, ठीक है। एसी जनरेटर में ऐसा कुछ नया नहीं पढ़ने वाले हैं, जो पढ़े हम
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ना कि इंड्यूस ईएमएफ कैसे प्रोड्यूस होती है, वही टॉपिक का बेटा डिस्कशन है यहाँ पे ना। एसी जनरेटर में कुछ ऐसा नया नहीं होने वाला है, जो पुराना पढ़े हैं वही है, ठीक है। देखो अभी एसी जनरेटर में क्या होता है, मैं पहले डायग्राम बना देता हूँ इसका। एसी जनरेटर में यहाँ पे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, है ना, मान लो ये मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सपोज ये इस तरह से, ठीक है, ये एक मैग्नेटिक कॉइल है, मैग्नेटिक कॉइल बोल रहा हूं। सपोज ये एक कॉइल है बेटा और ये रोटेट हो रही विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, ये सपोज इसका एरिया वेक्टर हो गया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे वो इस डायरेक्शन पे, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड और कॉइल के एरिया वेक्टर के बीच में एट एनी टाइम टी पे कितने डिग्री का एंगल है, थीटा डिग्री का एंगल है। समझ गए ना, समझ गए कि नहीं, थीटा डिग्री का एंगल है। और ये जो कॉइल है ना, ये कॉइल यहाँ पे मान लो रोटेट हो रही है, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, मोटर का अपोजिट रहता है इसका प्रिंसिपल, है ना, ये रोटेट हो रही है। तो थीटा और ओमेगा के बीच में, ओमेगा क्या है यहाँ पे, इसकी एंगुलर स्पीड ऑफ आर्मेचर। सो व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज एंगुलर स्पीड ऑफ आर्मेचर। आर्मेचर मतलब ये यहाँ पे इसको आर्मेचर बोलते हैं हम, और ये यहाँ पे पूरा रोटेट होता है, घूमते रहता है ऐसा, ठीक है, समझ गए कि नहीं। ये जो आर्मेचर है ये ऐसा घूमता है बेटा, यहाँ पे आर्मेचर लगा रहता है, हाँ, और ये ऐसा घूमता है, ये ऐसा है ना, मैग्नेट के बीच में, ठीक है। तो एनी टाइम टी पे, और ये जो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं, नाउ एट टाइम टी के लिए हमने इस तरह से सिचुएशन बना दी है। सो नाउ थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। एनी टाइम टी पे इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, वो किसके बराबर रहेगा बेटा, ओमेगा इंटू टी के बराबर रहेगा। सो देयरफॉर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ये किसके बराबर आएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स linked with coil at time t, at any time t, any time t पे बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, बी ए cos थीटा इंटू एन। अब यहाँ पे मैं टर्म डिफाइन कर दूं, व्हाट इज एन, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर हो गया कि नहीं। So therefore magnetic flux can be NBA cos omega t। तो एनी टाइम t पे मैग्नेटिक फ्लक्स का ये फार्मूला रहेगा, ये इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर ये कॉइल यहाँ पे कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है तो फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा कि बदलता जाएगा फ्लक्स। कॉइल के रोटेशन को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बदलते जाएगा, बदलते जाएगा, है ना। t इक्वल्स टू 0 पे एंगल की वैल्यू मान लो 0 डिग्री है, t इक्वल्स टू 0 पे एनी टाइम t पे ये है, एंड एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे थीटा इक्वल्स टू हमने कितना मान के रख लिया है, 0 मान के रख लिया, इमेजिन कर लिया, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 0 का मतलब कॉइल का जो प्लेन है वो ऐसा परपेंडिकुलर है और फिर ये रोटेट हो रही है, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे मैक्सिमम फ्लक्स पास हो रहा है, और फिर जैसे जैसे कॉइल रोटेट होगी फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी और इस इक्वेशन के थ्रू चेंज होगी। तो अब इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है बेटा, अच्छा ये जो क्वेश्चन है ना जनरेटर का, ये दोनों में, बोर्ड स्टेट में भी, सीबीएसई में भी, और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो मैं जैसे बता रहा हूँ आपको भी वैसे ही लिखना है, ध्यान रखना, इसी तरह से डायग्राम बनाना, ऐसे ही लिखना है। सो देयरफॉर induced EMF in coil at any time t पे,
एट एनी टाइम टी पे, इस पे इंड्यूस ईएमएफ कितनी आ जाएगी? इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या होता है बेटा? माइनस ऑफ डी फाई बी अपॉन डी टी माइनस ऑफ डी अपॉन डी टी। ये पूरे टर्म को क्या कर दोगे? एन बी ए कॉस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट कर दोगे, एन बी ए बाहर आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा कितना? यहाँ पे एक माइनस साइन है, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा को बाहर कर दोगे फिर से, तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला कितना आ गया? रिड्यूस होके इंड्यूस ईएमएफ विल बी गिवन बाय माइनस माइनस प्लस एन बी ए ओमेगा, और कितना हो गया बेटा? साइन ओमेगा टी। ये वाला टर्म यहाँ पे ये पीक वैल्यू है, तो इट विल बी गिवन बाय ई नॉट इनटू साइन ओमेगा टी। तो जो इंड्यूस ईएमएफ आ रही है, देखो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ है ना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इसको डिफरेंशिएट किया हमने, क्योंकि इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है? माइनस ऑफ डी फाई अपॉन डी टी के इक्वल होता है। इसको डिफरेंशिएट किए, ये वाले टर्म को, एन बी ए बाहर रहेगा, ठीक है, माइनस साइन तो है ही, और कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा? साइन होगा। तो यहाँ पे कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या बन गया बेटा? माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, सिंप्लीफाई कर दिए तो देख सकते हो ये वाली वैल्यू निकल के यहाँ पे आ गई इंड्यूस ईएमएफ की। और इंड्यूस ईएमएफ किसका फंक्शन बन रहा है यहाँ पे? इंड्यूस ईएमएफ बन रहा है साइन का फंक्शन, मतलब इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है, साइन के फंक्शन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही, कम ज्यादा हो रही है ना, ठीक है। तो अभी इसका ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो और क्लियरिटी आएगी। नोट करो, तब तक फटाफट नोट कर लो बेटा, इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना, फटाफट नोट कर लो इसको। सर वो ई नॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? क्या बेटा? सर वो ई नॉट मतलब ये वाली वैल्यू एन बी ए ओमेगा इसको रिप्रेजेंट कर रही है, एन बी ए ओमेगा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। ओके, हो गया डन? हेलो, 1 मिनट सर। हाँ डन सर। हो गया क्या लिखकर? हेलो, यस सर। ठीक है। देखो, तो अब इसमें जो फाइनल रिजल्ट आया, हमारा जो फार्मूला निकल के आया, मैं उस पे आता हूँ। देखो जी, पेज नंबर 4 है ना, नाउ दिस इज पेज नंबर 4।
तो इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या आ गया बेटा निकल के, एन बी ए ओमेगा और फिर साइन ओमेगा टी। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू ई इंड्यूस ईएमएफ, वेयर ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा। दिस इज द पीक वैल्यू, पीक वैल्यू, पीक वैल्यू और मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कॉइल। पीक वैल्यू बोलते हैं इसको, या मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ है ये, समझ गए ना। अभी ई नॉट का मतलब क्या है यहाँ पे, पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। तो सम टाइम क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, न्यूमेरिकली बना देते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे न्यूमेरिकल बना दिया, नंबर ऑफ टर्न मान लो 200 है, एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल यहाँ पे, लेकिन फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर देता है। फ्रीक्वेंसी दे दिया मान लो 600 आरपीएम से कॉइल रोटेट हो रही है, कॉइल का एरिया सपोज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो अप्लाई है दैट इज सपोज 10 टेस्ला है ना। देन फाइंड मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ। अगर ऐसा बोल दिया तो आप क्या करोगे बेटा, फाइंड द मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल। तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाल दोगे, यहाँ पे क्या जाएगा, इसी क्वेश्चन को कैरी फॉरवर्ड किया हमने। तो ई नॉट इज इक्वल्स टू एन बी ए ओमेगा, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है, नंबर ऑफ टर्न इज 200, मैग्नेटिक फील्ड इज 10 टेस्ला, एरिया इज 40 into 10 to the power -2, और फिर ओमेगा की जगह पे हो जाएगा 2 पाई एफ, है ना। तो सारा डेटा हम लोग एसआई सिस्टम पे ले रहे हैं। यहाँ ध्यान देना, फ्रीक्वेंसी इज 600 आरपीएम, इसको कन्वर्ट कर दो, 600 डिवाइडेड बाय 60 राउंड पर सेकंड बन जाएगा, मतलब 10 हर्ट्ज आ जाएगा ये। अब इसको आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, 200 into 10 into 40 into 10 to the power -2 into 2 पाई into 10। सारा डेटा आपने बेटा एसआई सिस्टम पे लिया है, इसलिए आंसर इसका बोल्ड में आएगा। यहाँ पे 40 into 10 to the power -2 क्यों किया मैंने, बता सकते हो क्या? 40 into 10 to the power -2 क्यों किया बेटा? 40 into 10 to the power -2, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, और सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करना तो 10 टू द पावर -2 आएगा कि -4 आएगा? -4 आएगा, 4 मीटर स्क्वायर है ना, तो इट इज -4 मीटर स्क्वायर, समझ गए। तो ये कन्वर्जन हो गया यहाँ पे, और बस वैल्यू, बस अब आपको सिंप्लीफाई करना। देखो यहाँ पे टोटल जीरो काउंट कर लो, क्योंकि ये 4 जीरो को गायब करना, 1 0 2 0 3 0 4 0, तो ये पूरा 10 टू द पावर -4 खत्म हो जाएगा। इट इज 20 into 4 into 2 पाई वोल्ट, एंड द आंसर विल बी 160 पाई वोल्ट के बराबर क्या है, पीक वैल्यू है यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की। और इंड्यूस करंट को भी अगर ऐसे बनाना है ना, तो यहाँ पे फिर रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दोगे, तो पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकल जाएगा, है ना। किसका फंक्शन है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो इंड्यूस ईएमएफ आ रही है यहाँ पे, इसको अल्टरनेटिंग क्यों बोल रहे हैं। ये जो साइन फंक्शन होता बेटा, साइन फंक्शन को हमने एसएचएम में पढ़े थे, याद है ना। साइन फंक्शन को एसएचएम में पढ़े थे, और जब कहीं साइन फंक्शन लग जाता है किसी के साथ में, तो वो टर्म कैसा होता, ऑसिलेटरी हो जाता है कि नहीं, साइन वेव जैसा चलता है कि नहीं। मतलब यहाँ पे इस कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस होगा, या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, या वोल्टेज बनेगा, जो भी वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा, मान लो कॉमन लैंग्वेज में तुम्हारी यूज करता हूँ, जो भी वोल्टेज यहाँ पे बनेगा वो क्या होगा, साइन ओमेगा टी या साइन थीटा के टर्म पे वेरी करेगा, कम ज्यादा होगा, ठीक है। तो एक प्रॉपर वे पे कम ज्यादा हो रहा है ना, साइन थीटा के फॉर्म पे कम ज्यादा हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रहेगा, ऑल्टरनेटिंग। तो अब जो कमिंग चैप्टर है हमारा, इसके बाद में वो कौन सा है, ऑल्टरनेटिंग करंट है। इसके बाद में समझ गए कि नहीं, इसके बाद जो हमारा चैप्टर है दैट इज ऑल्टरनेटिंग करंट। क्लियर हो गया बेटा, बोलो जल्दी से, समझ गए, समझ गए इसको, हेलो समझ गए, समझ गए क्या?
ठीक है, चलो फिर भाई इसको नोट कर लो फटाफट, आप लोग फटाफट नोट कर लो, है ना। एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना। अभी एक और डायग्राम बनाने का है, पर ये क्वेश्चन को हटा के मैं ग्राफ बना दूंगा, और स्कूल एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने लिखा हूँ, है ना। डायग्राम भी ऐसे ही बनाना, ज्यादा बुक के डायग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है अपने को, ध्यान रखो बोर्ड एग्जाम के लिए, है ना। हो गया क्या बेटा लिखकर? हो गया डन? हाँ, ओके। ये नीचे का लिख लिए क्या? यहाँ पे 2 पाई एफ लिख सकते हो अगर रोटेशन की फ्रीक्वेंसी दी है तो, है ना। 2 पाई एफ लिख सकते हो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी अगर दी है तो, ठीक है। हो गया क्या बेटा लिखकर? हाँ सर। ठीक है, हो गया क्या? देखो ये ग्राफ जरूर बनाना है इसमें, है ना। तो इंड्यूस ईएमएफ हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, या फिर ई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसका ग्राफ अगर हम लोग बना दें, इधर पे क्या ले लिए हमने बेटा? टी ले लिए, और इधर पे इंड्यूस ईएमएफ ले लिए, ये प्लस ई नॉट माइनस ई नॉट, है ना। तो ग्राफ कैसा बनेगा बताओ जरा इसका। तुम्हें याद है अपन ने एसएचएम में पढ़े थे, एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय ए साइन ओमेगा टी, याद है कि नहीं एसएचएम में। और डिस्प्लेसमेंट फंक्शन का ग्राफ कैसा बनता है, याद है? हेलो, याद है कि नहीं बेटा? यस सर। है ना। तो इसका ग्राफ भी बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगा, यहाँ पे ये ऐसा बन जाएगा इसका ग्राफ साइन का फंक्शन। तो ये जो ईएमएफ है ये कैसी बदल रही है, यहाँ पे देख सकते हो। ये एक टाइम पीरियड हो गया, यहाँ पे ये 2 टाइम पीरियड हो गया, है ना। यहाँ पे आधा टाइम पीरियड हो गया, ये 3t/2 हो गया, है ना। समझ गए कि नहीं? तो जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है कॉइल में वो कैसी है? बदल रही है, कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है, एक टाइम पीरियड में मैक्सिमम होके फिर मिनिमम भी हुई और फिर जीरो पे आ रही है। तो आधे टाइम पीरियड में एक बार मैक्सिमम हुई और फिर जीरो हुई, फिर अपोजिट डायरेक्शन पे। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब जो ईएमएफ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है वो 2 वोल्टेज के बीच में ऑसिलेट हो रही, प्लस और माइनस, ये 2 वोल्टेज के बीच में ऑसिलेट हो रही है। इसलिए इस ईएमएफ को क्या बोलेंगे हम लोग? कौन सी ईएमएफ बन गई है? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बन गई, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बन गया, है ना। तो समझ में आ गया कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, जो डीसी वोल्टेज का सोर्स होता है, डीसी वोल्टेज मतलब समझते हो कि नहीं? डीसी वोल्टेज, डीसी करंट, डीसी वोल्टेज, हेलो, डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? डीसी करंट या डीसी वोल्टेज, ये कौन प्रोड्यूस करता है? डीसी वोल्टेज या डीसी करंट? ये सेल जो होते हैं ना हमारे, सेल, सेल मतलब समझ गया भाई, यस सर। है ना। जो सेल होते हैं ना वो डीसी करंट या डीसी वोल्टेज शो बनाते हैं।
ये देखिए मेरे पास सेल, ये दिख रहा है सेल, दिख रहा है? ये क्या बनाते हैं? ये डीसी वोल्टेज या डीसी करंट जनरेट करते हैं, ठीक है, डीसी वोल्टेज या डीसी करंट। और जो हमारा मोबाइल की जो बैटरी लगी होती, मोबाइल की बैटरी भी क्या करती है बताओ? कौन सा करंट बनाती है? डीसी। मोबाइल की बैटरी डीसी बनाती है। अच्छा, ये चार्ज भी डीसी से होता है। जो चार्जर होता है ना, एसी को पहले डीसी में कन्वर्ट करता है। जो चार्जर रहता है ना, चार्जर को आप अपने घरेलू सॉकेट पे लगाते हो ना बेटा, आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है वो कौन सी वाली है? आपके घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई वो एसी वाली है ना? अच्छा, क्यों है डीसी वाली, क्यों नहीं? शुरुआत में पता है डीसी सप्लाई के बारे में प्लान चल रहा था, लेकिन उसमें जो लॉसेस होते हैं, ट्रांसमिशन लॉसेस, वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसलिए एसी पे गए। और अल्टरनेटिंग करंट में जो ट्रांसमिशन लॉस है ना, वो डीसी के कंपैरिजन में कम होता है। अपने अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, है ना? जैसे जो हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो एसी पे वर्क नहीं करते, वो डीसी पे वर्क करते हैं। अब बात आएगी सर हमारे घर में तो टीवी लगी, लेकिन हम तो सॉकेट में लगा देते डायरेक्ट, तो फिर वो उसमें तो चल रही है एसी पे? नहीं, एसी पे नहीं चलती है, वो डीसी पे चलती है ना? वहां पे अंदर जाके जो एसी करंट जा रहा है वो डीसी करंट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद उसके मदरबोर्ड में जो करंट फ्लो होता है ना, वो डीसी करंट रहता है। समझ गए कि नहीं? मदरबोर्ड के अंदर जो करंट फ्लो होता है वो डीसी करंट होता है, वो एसी नहीं होता। क्लियर हो गया? सर सोलर पैनल भी डीसी बनाते हैं? हाँ, सोलर पैनल भी डीसी करंट बनाते हैं, सोलर पैनल भी, ठीक है ना? बैटरी, सोलर पैनल, ये सब डीसी बनाते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन में अगर आप डीसी करंट को ट्रांसमिट करोगे ना, बड़ा दिक्कत है उतना डीसी करंट को ट्रांसमिट करना, क्योंकि एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होगा। अभी अपन आने वाले चैप्टर में पढ़ने वाले उसमें ये सब चीजों के बारे में, है ना? तो मैं तुम्हारे दिमाग में डालते जा रहा हूँ। तो फिर डीसी करंट ही जब ज्यादा यूज होता है हर कहीं पे, जो एलईडी जलती है ना, एलईडी बल्ब, जो एलईडी बल्ब जल रहा है ना, वो किसमें? एसी पे जलता है, डीसी पे जलता है? यूज कौन सा करंट करता है? तो डीसी करंट यूज करता है। लेकिन बोलोगे सर हम तो डायरेक्ट सॉकेट में लगा देते हैं, तो उसके अंदर जब फोड़ के देखना उसमें क्या लगा रहता है, उसको फोड़ के देखोगे तो एक मदरबोर्ड रहता है, उसके अंदर भी छोटा सा चिप लगी रहती है, देखे हो कि नहीं? वो जो हमारे घर का जो एसी करंट होता है उसको डीसी में कन्वर्ट करता है, तब वो एलईडी जलती है, ठीक है? हाँ, लेकिन जो पहले जो फिलामेंट वाले बल्ब होते थे उसमें कोई मदरबोर्ड नहीं होता था, उसमें बस वो दो वायर लगे रहते थे और आप सॉकेट में लगाते थे, वो फिलामेंट गर्म होता था, वो चलता है इसमें, है ना? एसी पे डायरेक्ट। समझ गए कि नहीं? तो हर किसी के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, थोड़ा खोजो कि एसी करंट के एडवांटेजेस क्या हैं, डीसी करंट के क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है? क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं। तो अब हमारा चैप्टर वही चालू होने वाला है यहाँ पे। ये समझ गए आप लोग बेटा कि क्यों इसको अल्टरनेटिंग बोल रहे हैं यहाँ पे, है ना? अल्टरनेटिंग क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं? अरे बोलो यस सर। है ना? समझ गए? ठीक है, नोट कर लो जल्दी से, डायग्राम बना लो, आगे बढ़ते फिर हम लोग। सर, हाँ बोलो बेटा। और कोई भी डिवाइसेस एसी पे काम नहीं करते? कोई भी डिवाइसेस ऐसा नहीं है कि कोई भी डिवाइसेस नहीं, जैसे तुम्हारे घरों के जो फैन लगे वो तो एसी पे वर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट दे रहे हैं, वहां पे तो कोई मदरबोर्ड नहीं लगा ना ऐसा जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है ना? सीधा सीधा काम कर रहा है। तो समझ गया? जो मोटर होती, बड़े बड़े जो मोटर होती हैं वो सीधे एसी पे भी वर्क कर देते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितने भी हैं हमारे, वो एसी पे वर्क नहीं करते, वो डीसी पे वर्क करते हैं, ठीक है? समझ गए? हाँ। और सर्किट में मदरबोर्ड में जब करंट जाता है तो वो डीसी वाला जाता है। हाँ बोलो बेटा। सर, जो टर्बाइन है, क्या 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 बोल रहे हो? सर जो टर्बाइन है वो एसी जनरेट करता है ना? नहीं, यहाँ देख, यहाँ पर का जो रोल है ना, ये आर्मेचर का रोल होता है, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस वगैरह लगे होते हैं। आप यहाँ से डीसी करंट भी प्रोड्यूस कर सकते हो और एसी भी बना सकते हो, ये डिपेंड करता है यहाँ पर का थोड़ा सा अरेंजमेंट से। यहाँ पर का अरेंजमेंट से एसी भी प्रोड्यूस होता है और यहीं के अरेंजमेंट से डीसी भी होता है, सेम अरेंजमेंट से, ठीक है? और लेकिन डीसी के सोर्स आपके बैटरी हो गए, सेल हो गए, और भी सोर्स हो जाते हैं डीसी के। लेकिन एसी को प्रोड्यूस करने का यही बस तरीका, और कोई तरीका नहीं है एसी को प्रोड्यूस करने का। हाँ, और सर आप डीसी करंट से एसी में कन्वर्ट कर सकते हो थ्रू द ऑसिलेटर, बट खर्चीली तकनीक है, क्यों ऐसा करना, है ना?
एसी से डीसी में कन्वर्ट करना आसान होता है, लेकिन डीसी से एसी में जाना ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, खर्चीली तकनीक हो जाती है, जबकि एसी से डीसी में आना बहुत आसान रहता है। ठीक है, जैसे हमारे घरों में जो इन्वर्टर लगता है ना, इन्वर्टर समझ गए कि नहीं, बिजली चली गई, आपके घर में बैटरी लगी होती है वहां पे, वो देखे हो कि नहीं इन्वर्टर का काम। तो इन्वर्टर और फिर उसके बाद फिर जो इन्वर्टर होता है, जो बैटरी में जो एनर्जी स्टोर रहती है, जो डीसी वोल्टेज होता है उसको एसी में कन्वर्ट करता है, उसी की तो कॉस्ट पड़ती है हमको, तो वो थोड़ी खर्चीली तकनीक है, एनर्जी लॉस भी ज्यादा होता है उसमें। ठीक है, जबकि एसी से डीसी पे जाने में ज्यादा खर्च नहीं आता, बहुत आसानी से आप कन्वर्ट कर सकते हो, बस डायोड लगते हैं। ये सब पढ़ने वाले हैं हम लोग, है ना, चिंता मत करो। क्लियर हो गया बेटा अभी ये? कोई डाउट इस पे? कोई डाउट इस पे? तो ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ यहां से, ये वाली टेक्निक से आप डीसी जनरेटर भी बना सकते हो, एसी भी बना सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, कार्बन प्रोसेस वाला, ठीक है ना। तो यहाँ से एसी और डीसी दोनों बना सकते हैं आप। क्लियर हो गया बेटा? हेलो, क्लियर हो गया कि नहीं? बोलो जल्दी से। क्लियर है सर। हाँ ओके, डायग्राम बना लिए, लिख लिए, डायग्राम बना लिए, लिख लिए इसको। हेलो, हो गया सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर चालू करने के पहले एसी जनरेटर तो हमने लिख ही दिया, अब ये चैप्टर चालू करने के पहले, ऑल्टरनेटिंग करंट चालू करने के पहले कुछ बेसिक आइडियाज हम लोगों को लेना है ना। नया टॉपिक हम लोग जाएंगे, दैट इज एसी। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट एसी, नया चैप्टर टॉपिक चालू करेंगे। लेकिन आज मैं एसी स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ने के लिए अब क्या क्या हमको लगने वाला है उसको अब हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब जो फंक्शन हमको लगेंगे, ठीक है, उनको हमको रिवाइज करना है। एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है ये सब अब हमको चाहिए। आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है, तो ध्यान देना, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट ही है, समझ लो एक प्रकार से। अच्छा, यहाँ पे ना मैं डेरिवेशन तो बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग इनके रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना। मैं डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना, ठीक है ना। रिजल्ट डायरेक्ट ऐसे याद रखना, लेट y इज अ फंक्शन ऑफ x। y किसका फंक्शन है बेटा? मान लो x का फंक्शन है, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो इसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल एवरेज वैल्यू ऑफ y फ्रॉम x1 टू x2। एवरेज वैल्यू कोई बताएगा? एवरेज वैल्यू कैसे निकालते? कंटीन्यूअस फंक्शन की, कंटीन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, पता है किसी को? हेलो, चलो ठीक है, देख लो भाई। तो इसकी एवरेज वैल्यू के लिए सिंबल, ये सब सिंबल लगा देते हैं अपन, y एवरेज। और ये कहां से कहां तक आएगा? x1 से लेकर x2 y dx डिवाइडेड y, x1 से लेकर x2 dx। ये तरीका होता बेटा कंटीन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का। यहाँ पे f ऑफ x dx इंटीग्रेशन x1 से x2 dx। किसी भी कंटीन्यूअस फंक्शन की अगर आपको एवरेज वैल्यू निकालना है तो वो इंटीग्रेशन से निकलती है, ठीक है। नीट वाले बच्चे, मेथड ये है, आप लोग डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान मत देना, मैं डायरेक्ट रिजल्ट बताऊंगा, वो डायरेक्ट रिजल्ट आप लोग याद रखना। लेकिन फिर भी देख लो यहाँ कैसे किया, जिससे आपको हाँ ये तो पता रहे कि यार कैसे आता है, ठीक है। बट जेई वालों के लिए तो है भी जरूरी है, ठीक है। एवरेज वैल्यू ऐसे निकालते हैं। एक और पार्ट आता है मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू मतलब समझ गए कि नहीं? मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, स्क्वायर का एवरेज कैसे निकालना है। मीन स्क्वायर्ड वैल्यू का मतलब आएगा इसको स्क्वायर करना और फिर एवरेज निकालना, ठीक है। इसको स्क्वायर करना है और फिर एवरेज निकालना। तो y स्क्वायर का एवरेज, तो इसका स्क्वायर का एवरेज आ जाएगा यहीं से यहीं तक। अगर हम लोग देखते हैं that is from x1 to x2, तो y स्क्वायर dx एंड फिर से डिनोमिनेटर में आएगा dx तक
मतलब पूरे फंक्शन का बेटा आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स का पूरे का स्क्वायर करना है, dx लेना है ना, इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो ये होता है मीन स्क्वायर्ड वैल्यू, मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। अब आरएमएस वैल्यू सुना है कि नहीं सुना, हमने पढ़ा है कि नहीं? आरएमएस वैल्यू कहाँ पे पढ़ा, बता सकते हो कि आरएमएस वैल्यू कहाँ पे आया था टर्म हमारा? थर्मोडायनेमिक्स। कहाँ पे बेटा? सर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आया था ना, केटीजी में, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आया था ना आरएमएस वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर्ड वैल्यू। तो ऐसे यहां पर भी अगर आरएमएस वैल्यू चाहिए तो इसका रूट ले लो यहां पे। अब तीसरा पॉइंट है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आरएमएस बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। मैं यहां पे लिख रहा हूं, यहां पे मेरा स्पेस है ये। तो आरएमएस वैल्यू का मतलब क्या आएगा बेटा, जैसे वाई आरएमएस अगर हम लोग ले रहे हैं ना, तो ये रूट लगेगा स्क्वायर का एवरेज। मतलब ये जो फार्मूला आया है आपका, इसका रूट अगर लगा दोगे तो कौन सी वैल्यू निकल जाएगी, फिर आपकी आरएमएस वैल्यू निकल जाएगी। समझ गए कि नहीं? आरएमएस वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो मीन स्क्वायर्ड वैल्यू निकलेगी उसका रूट अगर लगाओगे तो क्या निकलेगा, आरएमएस वैल्यू निकलेगी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलेगी। समझ गए? तो जो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं उनके लिए एवरेज और आरएमएस वैल्यू का कैलकुलेशन ऐसे होता है, ठीक है। तो अब हम लोगों को, क्योंकि पूरा की पूरा जो डीलिंग है हमारी वो किस पे होने वाली है, ये जो फंक्शन है ये कौन से वाले रहने वाले हमारे, साइन या कॉस वाले फंक्शन रहने वाले। समझ गया कि नहीं? साइन या कॉस वाले फंक्शन। तो हमारा भी जो फोकस रहेगा वो साइन और कॉस फंक्शन के लिए बस है, तो बहुत सारे फंक्शंस के लिए नहीं है हमारा फोकस, ठीक है। क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमारी जो डीलिंग है ना, वो हम पूरी डीलिंग किस में करने वाले बेटा, साइन और कॉस के फंक्शन के फॉर्म पे करने वाले। तो डेफिनेटली हमको जो एवरेज वैल्यू चाहिए वो साइन और कॉस के फंक्शन की चाहिए, या आरएमएस वैल्यू किसकी चाहिए हमको, साइन और कॉस के फंक्शन की चाहिए। समझ गया बेटा? बोलो जल्दी से, अरे समझ गए कि नहीं? यस सर। ओके, फटाफट नोट कर लो अब इसको। हो गया नोट करके? हेलो, यस सर। चलो अभी हम लोग ना एवरेज वैल्यू निकालते साइन और कॉस की। हो गया नोट करके क्या? यस सर। मिटा दूं इसको? यस सर। मिटा दो बेटा? मेथड बता दिया मैंने। अभी मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना, फिर हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे। जेई वाले उनको तो डिराइव कर ही सकते। जैसे एग्जांपल में मैंने लिया यहाँ पे, इफ सपोज y इक्वल्स टू, यहाँ पे दिया हुआ है y इक्वल्स टू a sin थीटा, a sin थीटा के फॉर्म पे दिया हुआ है। y इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे,
ए साइन थीटा दिया हुआ, देन फाइंड, ठीक है, फर्स्ट एवरेज वैल्यू, इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है फ्रॉम थीटा आई इक्वल टू 30 डिग्री से लेके थीटा एफ इक्वल टू 60 डिग्री तक इसकी एवरेज वैल्यू निकालना है, और दूसरा यहाँ पे इसकी आर एम एस वैल्यू ही निकालना है सेम रेंज के लिए। समझ गए? सेम रेंज के लिए आरएमएस वैल्यू और सेम रेंज के लिए कौन सी वैल्यू निकालना बेटा? एवरेज वैल्यू निकालना है। आरएमएस और एवरेज वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। सबसे पहले तो एवरेज वैल्यू इंटीग्रेशन थीटा 1 से थीटा 2 y डी थीटा डिवाइडेड बाय थीटा 1 से थीटा 2 डी थीटा। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? वेरिएबल कौन सा बेटा है यहाँ पे? थीटा वेरिएबल है ना, तो थीटा के रिस्पेक्ट में एवरेज वैल्यू निकालना है। समझ गए? अरे बोलो भाई, समझ गए नहीं? तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा? थीटा 1 हो गया 30 डिग्री, थीटा 2 हो गया 60 डिग्री, और अब ये कितना है यहाँ पे? ए साइन थीटा डी थीटा, लिमिट यहाँ पे थीटा 1 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और डी थीटा, है ना। अभी इसको सॉल्व कर देंगे अपन, है ना। तो ये अभी इसको सॉल्व करोगे, कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे ए आ जाएगा बाहर, ये 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री साइन थीटा डी थीटा, है ना। ये 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये डी थीटा। साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ जरा? साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और सभी बच्चे कर लेना भैया, नीट वाले भी कर लेना, जेई वाले भी कर लेना। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, है ना। 30 डिग्री से 60 डिग्री, नहीं तो दोबारा बेसिक मैथ्स देख लेना, अब इस चैप्टर में ये थोड़ा सा यूज आ रहा है। और डी थीटा का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा, लिमिट इसकी 30 डिग्री से लेकर है 60 डिग्री, ठीक है। तो a माइनस साइन बाहर निकाल दिया मैंने, ये हो जाएगा cos 60 माइनस ऑफ cos 30, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे कितना बचेगा? 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ठीक है। सॉल्व कर देते, माइनस a, वैसे तो ये रेडियन वगैरह भी चलता है, मैंने अभी डिग्रीज में लिखा हूँ इसको, है ना, क्या फर्क पड़ता है। तो ये आ गया 1/2, और ये कितना हो गया? √3/2, और यहाँ पे कितना बचेगा बेटा? 30 डिग्री बचेगा। अच्छा, 30 डिग्री किसके बराबर होता है? इट विल बी इक्वल्स टू π/6। तो आप यहाँ पे π/6 रख सकते हो, एंड आंसर इज 1 माइनस √3/2, और इसको क्या रख दोगे बेटा? यहाँ पे π/6 रख दोगे। इट विल बी, ये कितना हो जाएगा? माइनस साइन हटा देते हैं अपन, 6a/π, है ना, और यहाँ पे आ जाएगा 2 फैक्टर, और ये हो गया √3 - 1। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? 3a/π एंड √3 - 1, ठीक है। समझ गए कि नहीं? तो ये एवरेज वैल्यू आ गई। मैंने यहाँ पे किसी भी टर्म को लेके बता दिया है, बट जनरली जो एवरेज वैल्यू निकालनी होती है वो एक ऑसिलेशन के लिए निकालनी होती है, कम से कम एक टाइम पीरियड के लिए या आधा टाइम पीरियड के लिए। तो मैंने बिल्कुल पूरा जनरल बता दिया आपको कि एवरेज वैल्यू अगर आपको निकालनी की, जैसे a sin थीटा की एवरेज वैल्यू आपको निकालनी, तो कैसे निकालोगे? समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? बोलो जल्दी से, समझ गए या नहीं? समझ गया सर। हाँ, ओके, फटाफट नोट कर लो इसको, है ना, फटाफट नोट कर लो। अभी आरएमएस वैल्यू निकालने का फिर इस पे।
हो गया क्या बेटा लिखकर? यस सर। यस सर। अब आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है? तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हो गया ना नोट करके? मिटा दूं? मेथड समझ गए? एवरेज कैसे निकालना है मेथड समझ गए कि नहीं? हेलो, मेथड समझ गए है ना? एवरेज कैसे निकालना है? अब आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए सेकंड पार्ट ये है इसका, सबसे पहले ना इसका एवरेज का स्क्वायर का एवरेज निकालो सबसे पहले। तो स्क्वायर का एवरेज मतलब 30 डिग्री मतलब होता है पाई बाई 6, और ये कितना होता है 60 डिग्री कितना होता है पाई बाई 3, है ना? तो मैं लिमिट यहाँ पे ले लूं पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये फिर हो जाएगा यहाँ पे a साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं अब उनके बस की बात है ये आगे का सॉल्व करना, है ना? बताओ जरा स्क्वायर फंक्शन का, यहाँ पे a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। फिर यहाँ पे कितना बचेगा? इसको तो डायरेक्ट लिख सकते हो आप, ये थीटा बच रहा है यहाँ पे, लिमिट पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 तक है। साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बोलो भैया मैथ्स वाले बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन बोलो जल्दी से। थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है आज, है ना? बोलो जल्दी से कितना होता है इसका इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा? याद है? डायरेक्ट होता है क्या? चेंज करना पड़ेगा। साइन स्क्वायर थीटा को लिखोगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस या 1 प्लस, और कॉस स्क्वायर थीटा होता 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अरे समझ गए? सर थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाय 2। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 2 फैक्टर और लगेगा ना, बराबर है अभी? हाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा। ये इसको याद रखना है क्योंकि इसके बगैर इनका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको अलग ही कर देता हूँ, यहाँ पे अभी सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन यहाँ निकाल देता हूँ। इट विल बी 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ठीक है? और साइन स्क्वायर थीटा है तो यहाँ पे हाफ ये आ जाएगा, है ना? 2 से डिवाइड कर दोगे, और फिर डी थीटा, तो ये कितना बचेगा बेटा 1 बाई 2 थीटा, और माइनस ऑफ कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, और ये 2 एक और फैक्टर था यहाँ पे, चलो इसको बाहर निकाल लेते हैं हम लोग अभी। तो ये बन गया ओवरऑल थीटा बाई 2 माइनस साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4। और इसके बाद अब आपको लिमिट पुट करनी है ना? तो इतना नोट करो पहले आप लोग जरा फटाफट, इतना नोट करो। पेज नंबर कौन सा है अपना? ये 6 है कि 7 है? ये पेज नंबर 6 है या 7 है? हेलो 7। तो ये ऐसा निकलेगा भाई, है ना? अच्छा यहाँ पे अगर cos स्क्वायर थीटा रहेगा तो कितना बन जाएगा? ये थीटा बाई 2 प्लस प्लस फैक्टर रहेगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा, है ना? प्लस फैक्टर आएगा, बाकी सब कुछ सेम। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? बोलो कुछ तो, समझ गए कि नहीं? समझ गए या नहीं? यस सर समझ गया। यस हाँ सर। फटाफट फटाफट नोट करो। हो गया क्या?
हो गया सर। तो ये डायरेक्ट हमको ऐसा याद रखना, सीधा सीधा, है ना। तो ये फाइनली कितना आ गया यहाँ पे, वाई स्क्वायर का एवरेज कितना आ गया, ए स्क्वायर, और यहाँ पे सॉल्व करने पे आया था थीटा बाई 2 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 4, लिमिट रहेगी पाई बाई 6 से लेकर कहां तक, पाई बाई 3 तक, और ये डिनोमिनेटर की जो लिमिट आ जाएगी पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। ठीक है, इसमें इसको पूरा आपको सॉल्व करना है, मैं पूरा सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूं यहाँ पे। तो y की जो आरएमएस वैल्यू आएगी, ये इसका जो भी आंसर मिलेगा यहाँ पे, इसका आंसर जो भी आएगा, मान लो इसका आंसर क्या लिख दूं मैं यहाँ पे, इसका आंसर मान लो मैंने क्या लिख दिया, लेट x इज द आंसर, ये इसका आंसर है। तो इस पूरे टर्म का आपको रूट लगा देना, मतलब यहाँ जो भी आंसर आएगा उसका रूट लगा दोगे तो कौन सी वैल्यू बन जाएगी बेटा, आपकी आरएमएस वैल्यू बन जाएगी। समझ गए, यहाँ पे जो भी आंसर आएगा सॉल्व करने पे उसका अगर आप रूट लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, इसका ये आरएमएस वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, समझ गए। हेलो, अरे समझ गए कि नहीं। हाँ सर। हाँ, तो ये करना, ये मेथड है, ये है ना, ये मेथड होती है, ऐसे सॉल्व करना है इनको। तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते किसी फंक्शन की, और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते, समझ में आ गया अच्छे से कि डाउट है अभी भी कुछ। आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे निकालते समझ गए कि नहीं। हेलो, यस सर। खासकर जेई वाले बच्चे एडवांस लेवल पे इस तरह से बनते हैं यार, ये क्वेश्चन है ना, आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकालना, क्योंकि एडवांस में कहीं से भी कहीं पर के लिए निकालने के लिए पूछ लेता है। मेंस और नीट लेवल पे ऐसा रहता है कि फिक्स है कुछ चीजें, एक टाइम पीरियड के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा तुमको पूरी मेथड ही बता दिया कि कैसे निकालना है, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है और एवरेज वैल्यू कैसे निकालना है। ठीक है, समझ गया। टू थीटा की जगह sin टू थीटा, क्या बेटा, हेलो, सेकंड स्टेप। कौन सी वाली स्टेप है ये, सर सेकंड स्टेप में cos टू थीटा की जगह sin टू थीटा आएगा ना। यहाँ पे हाँ सर। अच्छा इंटीग्रेट कर दिए, हाँ सॉरी, अपन ने इंटीग्रेट कर चुके हैं, मैंने वो वही आंसर लिखा, इंटीग्रेट कर दिए अपन ने, sin 2 थीटा बराबर है। मैं आंसर नहीं निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, वो टाइम वेस्टिंग है अभी अपने लिए। ठीक है, तो खासकर जेई एडवांस वर्क के लिए ये कहीं से भी पूछ लेता, मतलब एवरेज वैल्यू कहां से कहां तक निकालना है, आपको फंक्शन बना के आना चाहिए, और कैसे निकालते वो मेथड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी का कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे, है ना यहाँ पे। हाँ, नीट में ऐसा नहीं आता है, पहली बात तो नीट में ऐसा नहीं आता, नीट के लिए तो सीधा सीधा है कि 0 से 2 बाई, तो वो मैं याद करवा दूंगा नीट के लिए, जेई मेंस के लिए। तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए साइन और कॉस के लिए वो मैं याद करवा दूंगा, उसके लिए आपको इतना मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं, लेकिन जेई वाले बच्चों को इतनी मैथमेटिक्स करने की जरूरत है। ठीक है, इसलिए मैंने पूरा रैंडमली लेके दिया कि भाई 30 से 60 तक, ऐसा कहीं से कहीं पर के लिए भी कर सकते हो ऐसा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फंक्शन की एवरेज वैल्यू आरएमएस वैल्यू कैसे निकालना है, समझ गए, समझ गए बच्चों लोग, बोलो जल्दी से। यस सर। हाँ, तो कल अब हम लोग क्या करेंगे, अब अल्टरनेटिंग करंट में चालू कर देंगे कल से अपन, है ना, कल से हमारा अल्टरनेटिंग करंट टॉपिक चालू हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना कुछ एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत पड़ेगी, मैं सोच रहा था कि इस वीक में, क्योंकि एक आध तो छुट्टियां पड़ने वाली दशहरे की, तो एक दिन हमको शाम को एक्स्ट्रा क्लास लेनी है, ताकि अपना सिलेबस 1 या 2 दिन, है ना, समझ गए, कल से ले लें, कल से 2 दिन अपन एक्स्ट्रा क्लास, शाम को जो डाउट क्लास है उसकी ओके सर। ठीक है, ओके सर। है ना, 2 दिन है। ओके सर। तो उसके बाद अपन थोड़ा और आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे सिलेबस पे अपना। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है ना अल्टरनेटिंग करंट, ये भी आसान चैप्टर है, तो एक बार टेक्स्ट बुक से जरूर रीडिंग करो इसकी, है ना, लेकिन खुद से सर क्या एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए प्लीज टाइमिंग डाल दीजिएगा। आपको डाल दूंगा, मैं आज डाल दूंगा, कल से लेंगे, आज नहीं लेंगे। आज आपको जो भी डाउट, आज जैसी अपनी डाउट क्लास होती है, क्योंकि डाउट तो पूछते नहीं हो तुम लोग, आते नहीं, 2-4 ही बच्चे आते हैं, वो भी मैंने डेरिवेशन बताया, आज मैंने सीआर सर्किट का डेरिवेशन बताऊंगा, ध्यान रखना। सीआर सर्किट में चार्ज ग्रोथ और करंट ग्रोथ, करंट डी के वाला है ना, तो आज की जो डाउट क्लास रहेगी 4 बजे की, उसमें हम लोग कैपेसिटर में जो चार्ज ग्रोथ होती, चार्ज कैसे
पढ़ते हैं वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। हो गया सर क्या? आज एक्स्ट्रा क्लास है फिर? नहीं आज नहीं है, कल कल अपन लेंगे, कल अपन टॉपिक पढ़ेंगे, कल बता भी दूंगा तुम्हें, है ना। ठीक है, 2 दिन का टाइम निकालो, ठीक है। ओके हो सर। गया क्या? ओके, हो गया ये बता। ठीक है, मिटा दो, हो गया, क्लास एंड कर दूं मैं। यस सर।